हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आज जो है मैं बिहार लाइब्रेरियन का जो महामैराथन क्लास चला रहा हूं उसका जो है लेक्चर 16 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप अगर जो है BLIS की पढ़ाई कर रहे हैं, MLIS की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं लाइब्रेरी इन इंफॉर्मेशन साइंस से, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप जो है अगर DSSP हो गया, KVS लाइब्रेरियन, NBS लाइब्रेरियन, ये सब की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको हर जगह ये सब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो पूछे ही जाएंगे। तो हमने अभी तक 15 लेक्चर्स डिस्कस किया है जिसमें ढेर सारे क्वेश्चंस किए हैं। आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दी है बिहार लाइब्रेरियन के नाम से। तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं 626 से। अब देखो, ऑक्टेव नोटेशन हैज़ बीन यूज्ड इन। तो ऑक्टेव नोटेशन जो है सो कॉलम क्लासिफिकेशन में यूज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, ऑक्टेव नोटेशन इज यूज्ड इन द कॉलम क्लासिफिकेशन का मैंने बताया था, ऐसा रंगनाथन का दिया हुआ है। इन कॉलम क्लासिफिकेशन द ऑक्टेव नोटेशन अलाउज फॉर हॉस्पिटैलिटी इन अरेज बाय रीयूजिंग द डिजिट्स और लेटर्स। समझ गए, ये कैपिटल लेटर्स भी यूज होता है A to Z, स्मॉल लेटर भी A to Z होता है, और 0 to 9 तो डिजिट जो यूज होता है ये तो आपको पता ही है। इन अ रिपीटिंग साइकिल, समझ गए, ऑक्टेव कहते हैं। इनेबलिंग इनफाइनाइट एक्सपेंशन ऑफ सब डिविजन्स विद इन अ फेसेट विदाउट इंट्रोड्यूसिंग न्यू सिम्बल्स। समझ गए। तो इसमें जैसे देखिए A B एक्सेट्रा, देखो A B, फिर जैसे BD, इस टाइप से समझ रहे हो आप कितना ज़्यादा जो है एक्सपैंड कर सकते हो, और जो है आप डीपली किसी भी सब्जेक्ट को जो है क्लासीफाई कर सकते हो, सब डिविजन, समझ रहे हो ना, विद इन अ फेसेट्स विदाउट इंट्रोड्यूसिंग न्यू सिंबल्स। तो आपको जैसे मान लो कि A to Z तक आप ऐसे ही कर रहे हो, जैसे आपका डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन में क्या होता है 000 से ऐसे करते हुए 900 तक, है ना। तो वैसे ही UDC में क्या होता था, तो 000 से ऐसे 999 तक, है ना। तो इसमें जो है एक तरह से लिमिटेड ही स्कोप रहता है। और अगर आप अल्फ़ाबेट्स भी यूज कर रहे हो A to Z, तो इसमें समझ रहे हो ABCD ऐसे करके Z तक मान लो कि 26 लेटर्स होते हैं। उसके बाद अगर फिर ABBCCD इस टाइप से भी करने लगो, फिर मान लो ABCBCD, तो इस सब से हमारे पास ढेर सारे जैसे जो है मतलब जैसे कम्बिनेशंस बनते हैं, परमुटेशंस कह सकते हो आप, है ना। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर Z द सीक्वेंस कंटिन्यूज विद AA AB एक्सेट्रा। समझ गए, क्या क्या होगा, जैसे AA AB AC AD AE AF इस टाइप से करके, फिर आगे चाहो तो कर सकते हो आप BA BB BC BD, ऐसे देख रहे हो ना, बहुत सारे कम्बिनेशन बन सकते हैं। तो यही कह रहा है ऑक्टेव नोटेशन इसी से रिलेटेड है। दिस टेक्निक इंट्रोड्यूस्ड इन लेटर एडिशंस ऑफ कोलोन क्लासिफिकेशन इंश्योर्स फ्लेक्सिबिलिटी इन क्लासिफाइंग न्यू सब्जेक्ट्स। समझ गया। अब देखो, DDC जो है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, और UDC यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन रिलाई ऑन डेसिमल्स, एंड LCC यूजेज न्यूमेरिकल रेंजेस, नन ऑफ विच कैन एम्प्लॉय ऑक्टेव्स। समझ गया। देखो, कोलोन क्लासिफिकेशन ऑक्टेव नोटेशन इज अ हॉलमार्क फॉर इज फेसेटेड डिजाइन। तो आप पिछले लेक्चर में देख सकते हैं, मैंने कोलोन क्लासिफिकेशन पे बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, फेसेट समझाया है क्या होता है ना। अब देखो, क्वेश्चन 627 है, फॉर विच एडिशन ऑफ कोलोन क्लासिफिकेशन वेयर टाइम फेसेट्स इंट्रोड्यूस यूजिंग सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। जो मैंने बताया था PMEST, है ना। तो इसमें सबके लिए अलग अलग था। जैसे टाइम के लिए आपका एपोस्ट्रॉफी था, फिर जैसे E के लिए भी ये था कोलोन, इसके लिए आपका M के लिए सेमी कोलोन, है ना, एक के लिए कॉमा हो गया, ठीक है जी, S के लिए फुल स्टॉप। याद होगा आपको, तो यही उसी पे बेस्ड है। तो फॉर विच एडिशन ऑफ कोलोन क्लासिफिकेशन वेयर टाइम फेसेट्स इंट्रोड्यूस यूजिंग सिंगल इन्वर्टेड कॉमा इंस्टेड ऑफ कॉमा, ये फुल स्टॉप के। तो 6th रीप्रिंट एडिशन जो आया था उसमें यूज हुआ था।
देखो, इन द 6th एडिशन जो रीप्रिंट ऑफ द कोलोन क्लासिफिकेशन पब्लिश्ड इन 1963, टाइम फेसेट्स वर इंट्रोड्यूस यूजिंग अ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, समझ गया, इंस्टीड ऑफ अ डबल पॉइंट, समझ गया। तो हाँ, हो गया। दिस चेंज रिफाइंड बाई एस आर रंगनाथन डिस्टिंग्विश द टाइम फेसेट्स फ्रॉम द स्पेस फेसेट्स, समझ गए, डिनोटेड बाई अ पॉइंट। स्पेस फेसेट पॉइंट से डिनोट होता है और टाइम फेसेट मैंने पहले बताया था हाइफन जो ऊपर की ओर होता है उससे होता है। इन्हांसिंग क्लैरिटीज इन कोलोन क्लासिफिकेशन PMEST फ्रेमवर्क, वही है। द 5th एडिशन 1957 एंड द 6th एडिशन यूज्ड अर्लियर नोटेशन वाइल द 7th एडिशन 1986 कंटिन्यूड दिस कन्वेंशन। 7th एडिशन जो है आपका ये SR रंगनाथन के डेथ के बाद पब्लिश हुआ था, समझ गया। अब देखो क्वेश्चन 628 है, हु फर्स्ट यूज्ड, देखो तो इसको आपको ये 6th जो है सो रीप्रिंट एडिशन है, ये भी याद रखना आप। अब देखो क्वेश्चन 628 है, हु फर्स्ट यूज द वर्ड कैनन इन हिज बुक्स कैनन्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये सेयर्स जो थे, कौन से, WCB सेयर्स, ये जो है फर्स्ट टाइम कैनन्स वर्ड यूज किए थे अपना कैनन्स ऑफ क्लासिफिकेशन में, समझ गए। देखो तो सेयर्स, WCB सेयर्स इज क्रेडिटेड विथ फर्स्ट यूजिंग द टर्म कैनन इन हिज बुक कैनन्स ऑफ क्लासिफिकेशन 1915 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। कैनन्स ऑफ क्लासिफिकेशन जो है WCB सेयर्स द्वारा लिखा गया था, कब, तो 1915 में। where he outlined fundamental principles for designing and evaluating classification system। ये क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है सो कैसे डिज़ाइन किया जाए और कैसे उसको जांच पड़ताल की जाए कि ये कितना अच्छे से काम कर रहा है, कितना ज़्यादा जो है बुक्स या डॉक्यूमेंट्स को क्लासिफाई कर रहा है और कितना रेलेवेंट है अभी के टर्म में, और फ्यूचर में जो है आपके जो भी नए नए सब्जेक्ट्स डेवलप होते हैं वो सबको कितना उस जो है क्लासिफिकेशन स्कीम में इंक्लूड किया जा सकता है। देखो, दीज कैनन्स प्रोवाइडेड अ डिस्क्रिप्टिव फ्रेमवर्क फॉर सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन फोकसिंग ऑन प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल रूल्स फॉर लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, समझ गए। तो ये डिस्क्रिप्टिव फ्रेमवर्क जो है, तो ये डिस्क्रिप्टिव फ्रेमवर्क समझ गए ना, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद कर लो कि ये जो है कैनन्स ऑफ क्लासिफिकेशन जो है डिस्क्रिप्टिव फ्रेमवर्क है फॉर सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन फोकसिंग ऑन प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल रूल्स फॉर लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। देखो, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन मैंने पहले अच्छे से समझाया है कि आप कोई भी नए नए सब्जेक्ट्स हुए उसको जो है कैसे क्लासिफाई करोगे कि जो है उसका आपको मतलब परफेक्टली उसे रिकॉग्नाइज किया जा सके, है ना। तो उसमें जो है आपका रूल्स जो है तो वो प्रैक्टिकल रूल्स होना चाहिए कि समझ में आए और इजी होना चाहिए, इजीली अंडरस्टैंडेबल। इतना कॉम्प्लेक्स ना क्लासिफिकेशन कर दिया जाए कि किसी को समझ में ही नहीं आए, समझ गए। तो वाइल SR रंगनाथन लेटर एक्सपैंडेड द कंसेप्ट ऑफ कैनन्स इन हिज प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ये मैंने बताया है, SR रंगनाथन की लिखी हुई बुक है। इंट्रोड्यूसिंग अ मोर डायनेमिक एंड थियोरेटिकल अप्रोच, सेयर्स अर्लियर वर्क एस्टैब्लिश द टर्म इन लाइब्रेरी साइंस, समझ गए। अब देखो, इन द थर्ड एडिशन ऑफ प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन हाउ मेनी कैनन्स हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय रंगनाथन, तो ये 43, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो, और ये प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कब लिखा गया था, तो 1967, ये याद कर लो। देखो, इन द थर्ड एडिशन ऑफ प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1967 में जो था, ये थर्ड एडिशन है। SR Ranganathan outlined 43 canons, which are fundamental principles guiding the design and application of classification system। समझ गए। तो कैनन्स ये है कि आप क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है उसको कैसे डिजाइन करेंगे, जो मेथड्स हुआ ना, तो वो हुआ कैनन्स। मानो कि आपको एक अप्रोच देता है वो कैनन्स की, इसी तरीके से एक सिस्टम डिजाइन हो जाता है, मानो कि ऐसे आपको कोई चीज़ क्लासिफाई करना है, तो उसको कैनन्स कहते हैं। मतलब मान लो कि आपका रूल्स कह सकते हो, रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन टाइप। कम्प्लीटली रूल्स नहीं कहोगे, लेकिन उसी सेंस में है ये कि आपको क्लासिफिकेशन जो है कैसे करना है, तो वैसा गाइडेंस मिलता है उससे।
देखो, दीज कैनन्स आर डिवाइडेड अक्रॉस 3 प्लेन्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, कितने प्लेन्स में कैनन्स डिवाइड किया जाता है। तो आइडिया प्लेन हो गया, जिसमें आपका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है कि आप कंसेप्ट बनाते हैं कि हमें इस टाइप का चाहिए क्लासिफिकेशन। समझ गए कि आप कोई भी चीज़ आप अगर डिज़ाइन कर रहे हैं तो पहले कंसेप्चुअल फेज आता है ना, कि अच्छा इसमें जो है, जैसे मान लो कि आप का हमारा तेजस फाइटर जेट हुआ, तेजस MK1 जो है, तो तेजस फाइटर जेट का सबसे पहले तो वो कंसेप्चुअल फेज में रहा होगा ना, कि हमें ये डिज़ाइन चाहिए, ऐसा चाहिए, उसमें इंजन इतना जो है एक तरह से किलो न्यूटन का होना चाहिए, वगैरह वगैरह। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। फिर आता है वर्बल, जिसमें टर्मिनोलॉजी यूज होता है। फिर आता है नोटेशनल, जिसमें सिंबल्स यूज होता है। समझ गए, तो ये सब रूल्स हो गया। They include principles like the canon of differentiation and canons of hierarchy, ensuring classification schemes are logical, consistent and adaptable. समझ गए। अब देखो, कैनन्स ऑफ डिफरेंशिएशन, जैसे आप कैसे एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से डिफरेंशिएट करोगे। समझ गए। कैनन्स ऑफ हायरार्की, जैसे मैं बताता हूँ कि मानो जैसे जनरल साइंस हुआ, जनरल साइंस से अंदर आया था मैथमेटिक्स। समझ गए। अब मैथमेटिक्स के अंदर आता है अलजेब्रा। तो ये सब जो है, समझ रहे हो, इसको हायरार्की कहते हैं। तो समझ गए। इंश्योरिंग क्लासिफिकेशन स्कीम्स आर लॉजिकल, कंसिस्टेंट, मतलब हमेशा सेम आना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक कोई क्लासीफाई किया तो उसका कोई और क्लासिफिकेशन आ रहा है, दूसरा आके क्लासीफाई किया तो उसका भी अलग आ रहा हो। और एडाप्टेबल मतलब हुआ कि समय के साथ जो है वो चेंज हो सके, कि नए नए सब्जेक्ट्स आपके आते जाएं, तो वो आपका क्लासिफिकेशन स्कीम जो है उसके हिसाब से एडाप्ट करना चाहिए। रंगनाथन्स कैनन्स फॉर्मलाइज्ड अ साइंटिफिक अप्रोच टू क्लासिफिकेशन। समझ गया। बिल्डिंग ऑन अर्लियर डिस्क्रिप्टिव थियरीज बाय सेयर्स। देखो, साइंटिफिक अप्रोच इसलिए भी एस आर रंगनाथन का ज़्यादा था क्योंकि वो एस आर रंगनाथन जो है ना, पहले मैथमेटिशियन थे। तो मैथमेटिशियन होंगे तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि उनका साइंटिफिक अप्रोच रहा होगा। उन्होंने ही है, देखो पहले लाइब्रेरियंस जो होते थे ना, इट्स लाइक सिंपल जॉब, जो बुक्स का एक तरह से देख रेख करते थे। उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि लाइब्रेरी ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लाइब्रेरी का डिज़ाइन वगैरह। तो एस आर रंगनाथन ने कोशिश की है कि लाइब्रेरी को जो है आपका साइंस से रिलेट किया जाए। इसीलिए जो है आप देखते होगे LIS जो कहते हैं, लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस, उन्होंने सब चीज़ को मेथड जो है साइंटिफिक रूप में बनाया है। समझ गया। द नंबर 43 रिफ्लेक्ट द कम्प्रिहेंसिव स्कोप ऑफ द थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशंस, डिस्टिंग्विशिंग द एडिशन फ्रॉम अदर्स विद फीवर और नो सब स्पेसिफिकेशन। समझ गए आप। देखो, कैनन्स आर क्लासिफाइड बाय रंगनाथन एज, तो किसमें, आइडिया प्लेन, वर्बल प्लेन और नोटेशनल प्लेन। ये अभी क्वेश्चन में बताया मैंने, ये बहुत जगह पूछा जाता है, इसलिए आप याद रख लो इसके। आइडिया प्लेन, वर्बल प्लेन और नोटेशनल प्लेन। देखो, एस आर रंगनाथन क्लासिफाइड हिज कैनन्स ऑफ क्लासिफिकेशन इनटू 3 प्लेन्स इन हिज प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, आइडिया प्लेन, वर्बल प्लेन और नोटेशनल प्लेन। द आइडिया प्लेन, देखो आप, द आइडिया प्लेन एड्रेसेस द कंसेप्चुअल प्रिंसिपल्स लाइक डिफरेंशिएशन एंड रेलेवेंस। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि आइडिया प्लेन जो हुआ आपका, वो कंसेप्चुअल जो है ना, कि आप कंसेप्चुअलाइज कर रहे हैं किसी चीज़ को, वो रिप्रेजेंट करता है। जैसे डिफरेंशिएशन, कि बाकी का सब्जेक्ट जो है आपका इस सब्जेक्ट से कैसे अलग है, और रेलेवेंस, कि उसकी क्या रेलेवेंस है, उसका अपना कोई इंपॉर्टेंस होगा ना किसी भी चीज़ का। जैसे मान लो कि एस्ट्रोनॉमी हुआ, तो एस्ट्रोनॉमी का जो है ये बायोलॉजी से अलग है ना। तो वही समझ गए कि ये डिफरेंशिएशन और रेलेवेंस दोनों की अलग अलग रेलेवेंस है। गाइडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, समझ गए। तो ये आपका हुआ आइडिया प्लेन। द वर्बल प्लेन फोकसेज ऑन टर्मिनोलॉजी, इंश्योरिंग क्लैरिटी एंड कंसिस्टेंसी इन नेमिंग क्लासेस। समझ गए कि आप कोई क्लास अगर नेम कर रहे हो तो वो टर्मिनोलॉजी जो है वो डिफाइन करना चाहिए, कि समझ में आना चाहिए कि हाँ ये टर्मिनोलॉजी यूज हुआ है, मतलब ये नाम यूज किया गया है, तो इसका जो है ये मीनिंग होता होगा। समझ गए। तो कंसिस्टेंसी नेमिंग क्लास है। अब देखो, द नोटेशनल प्लेन
deals with symbols and notations scheme systems ensuring they are systematic and hospitable। समझ गया, जो सिम्बल्स यूज करते हैं वो सब आ जाता है आपका नोटेशन प्लेन में। ठीक है, दीज प्लेन्स कॉलेक्टिवली प्रोवाइड अ comprehensive framework for designing classification systems। समझ गया। अब देखो कैनन्स ऑफ आइडिया प्लेन है, कैनन्स ऑफ वर्बल प्लेन है, कैनन्स ऑफ नोटेशनल प्लेन और कैनन्स फॉर बुक क्लासिफिकेशन। तो इसमें आपका मैच द फॉलोइंग करना है। तो देखो देखो सीधे आंसर ही देखते हैं, एक्सप्लेनेशन आप उसके हिसाब से देख लेना, इसमें मैंने वो भी लिख दिया है। तो इन एसआर रंगनाथन्स प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन जो है थर्ड एडिशन, उसमें कितने थे? 43 कैनन्स थे, अभी मैंने बताया था। अब देखो कैनन्स ऑफ आइडिया प्लेन जो मैंने बताया था कि जो कंसेप्चुअल फेज होता है वो आइडिया प्लेन में होता है, तो इसमें 4 कैनन्स आते हैं। वैसे ही कैनन्स ऑफ वर्बल प्लेन में 3 कैनन्स आते हैं, कैनन्स ऑफ नोटेशनल प्लेन्स में 21 कैनन्स आते हैं और कैनन्स ऑफ बुक क्लासिफिकेशन में जो है 15 कैनन्स आते हैं। समझ गए? तो ये आप देखोगे तो टोटल 43 हो रहा है, ऐड करके 4 और 3 7 तो 28 हो गया, 28 और 15 43, यही है। तो ऐसे याद कर सकते हो 4 3 21 और 15, 4 3 21 और 15 ऐसे याद कर लो। 4 3 2 1 हो गया और केवल 15 याद कर लो। मैंने ऐसे ही याद किया था, तो ये आप ऐसे याद कर सकते हो 4 3 2 1 और 15 एक साथ लिख लो, 4 3 2 1 और 15, तो ये हो जाएगा। तो ऐसे याद कर सकते हो 4 है, फिर 3 है और फिर 21 और 15 है। और ये तो आपको याद ही होगा, आइडिया प्लेन, वर्बल प्लेन, नोटेशनल प्लेन और कैनन्स ऑफ बुक फॉर बुक क्लासिफिकेशन। देखो तो 4 कैनन्स है कवरिंग प्रिंसिपल्स लाइक डिफरेंशिएशन एंड हायरार्की, जैसे मैंने बताया था। वर्बल प्लेन्स में क्या होता है, फोकसिंग ऑन टर्मिनोलॉजी पे ध्यान देते हैं हम, 3 कैनन्स है इसमें। कैनन्स फॉर नोटेशनल प्लेन में कितने हैं, तो 21 कैनन्स है। इसमें क्या होता है, तो नोटेशनल डिजाइन एंड हॉस्पिटैलिटी, इसमें सिम्बल्स वगैरह देखा जाता है। अब देखो कैनन्स फॉर बुक क्लासिफिकेशन में कितने हैं, तो 15 कैनन्स है। तो इसमें गाइडिंग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, समझ गया, जो प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन है किसी भी चीज़ का क्लासिफिकेशन में, उसको उसमें लिखा जाता है। अब देखो 632 है, इन द थर्ड एडिशन ऑफ प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, वही जिसमें 43 कैनन्स है। हाउ मेनी हेल्पफुल सीक्वेंस थियरीज वेयर डेवलप्ड बाय रंगनाथन। तो हेल्पफुल सीक्वेंस थियरी जो है तो 18 था, ये भी याद कर लो है। इन द थर्ड एडिशन ऑफ प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1967 का है, एसआर रंगनाथन डेवलप्ड 18 हेल्पफुल सीक्वेंस थियरीज also known as principles of helpful sequence. These principles guide the arrangement of subjects or isolates in a classification scheme to ensure intuitive and user friendly order। समझ गए? अब देखो एग्जाम्पल्स इंक्लूड द वॉल पिक्चर प्रिंसिपल मैंने बताया था, होल ऑर्गन पाइप प्रिंसिपल बताया था और काउ का प्रिंसिपल मैंने बताया था। समझ गया? विच डिटरमिन द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ फेसेटेड्स और क्लासेस। These 18 theories reflect Ranganathan's focus on creating a user-centric classification system, enhancing retrieval efficiency in libraries। समझ गए इसको? अगर नहीं समझ में आया हो तो हाउ मेनी हेल्पफुल सीक्वेंस जो है तो ये 18 याद कर लो। अब ये जो है देखो, तो ये आपका अरेंजमेंट जो है ना, तो अरेंजमेंट आपका जो है ऐसा होना चाहिए सब्जेक्ट्स का कि उसको यूज़र जो है ना वो समझ सके और इंट्यूटिव हो। इंट्यूटिव हो मतलब क्या हो गया कि वो आपका इंट्यूशन जो कहता है ना, कि मान लो कि आप इंट्यूशन का मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि कभी कभी आपको लगता है कि कुछ गलत होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है ना, या फिर आप लाइब्रेरी में जा रहे हो, या फिर जब मान लो कि जैसे गार्डन में जा रहे हो, तो गार्डन में जा रहे हो तो कोई कहता है कि गुलाब का फूल मैंने देखा, तो आपका इंट्यूशन क्या होगा कि वो रेड कलर का होगा, है ना। तो ये थिंकिंग से ही आपके अंदर से डेवलप हो रहा है ना कि अच्छा लाल कलर का गुलाब मोस्टली मिलेगा। तो वही जो मोस्टली आदमी का इंट्यूटिव नेचर है,
तो वो जो क्लासिफिकेशन एक्सपेक्ट करता है तो उस टाइप का ही क्लासिफिकेशन होना चाहिए कि वो यूजर फ्रेंडली हो और पीपल को आराम से याद भी रह सके। समझ गए? अब जैसे वॉल पिक्चर प्रिंसिपल है, होल ऑर्गन प्रिंसिपल है और काउ का प्रिंसिपल है, ये सब मैंने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से कराया है, तो आप देख सकते हो उसमें। देखो, इन द थर्ड एडिशन ऑफ प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन हाउ मेनी फेसेट सीक्वेंस थियरीज वेर डेवलप्ड बाय रंगनाथन? तो 8। ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये सब अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सब एक्सट्रीमली डीपली समझो, कुछ क्वेश्चंस याद भी कर लिया जाता है, क्योंकि आप अगर इसको फेसेट्स वगैरह को इतना डीपली अभी पढ़ना शुरू करोगे तो आपको हो सकता है कि इसी में आपका टाइम चला जाए। देखो, इन द थर्ड एडिशन ऑफ प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एस.आर. रंगनाथन आउटलाइंड 8 फेसेट सीक्वेंसेस थियरी टू गाइड द अरेंजमेंट ऑफ फेसेट्स इन कोलोन क्लासिफिकेशन। समझ गए कि फेसेट्स का अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए। दीज प्रिंसिपल्स सच एज द वॉल पिक्चर प्रिंसिपल, होल ऑर्गन प्रिंसिपल, एक्ट एंड एक्शन एक्टर टूल प्रिंसिपल डिटरमिन द लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फेसेट्स, लाइक जो मैंने बताया था PMEST। हाँ, समझ गए? These 8 theories ensure a helpful sequence for complex subjects, enhancing classification clarity and retrieval efficiency। समझ गए? तो ये हेल्पफुल सीक्वेंस थियरी कितना था? देखो, हेल्पफुल सीक्वेंस थियरी तो 18 था, और ये जो है आपका फेसेट सीक्वेंस थियरी तो ये 8 है। समझ गए? 18 हेल्पफुल और 8 जो है सो आपका फेसेट्स वाला है। अब देखो, हाउ मेनी पोस्टुलेट्स वेर डेवलप्ड बाय रंगनाथन इन द थर्ड एडिशन ऑफ प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन? तो हाउ मेनी पोस्टुलेट्स है? पोस्टुलेट्स जो है ये 13, ये भी इम्पोर्टेंट है, 13 याद कर लो। In the third edition of Prolegomena to Library Classification, S.R. Ranganathan developed 13 postulates as foundational assumption for classification theory. These postulates, such as postulates for fundamental categories (PMEST) and the postulates of absolute syntax, provided a theoretical basis for structuring knowledge and designing classification systems. समझ गए? They underpin Ranganathan's analytical synthetic approach, ensuring consistency, flexibility in schemes like colon classification. The 13 postulates are distinct from, देखो कैनन्स को postulates से मत डिफर करना। postulates जो होता है ना, वो फाउंडेशनल एजम्पशन इसलिए कहते हैं कि मान लो कि आपको कोई कह रहा है कि अर्थ इज राउंड, तो अर्थ तो राउंड है ना, ये फाउंडेशनल ट्रूथ है ना कि ये तो है ही। तो उसी टाइप का जो है 13 पोस्टुलेट्स जो है वो डेवलप किया गया, जो कि लाइब्रेरी साइंस में फाउंडेशनल जो था, मतलब समझ रहे हो कि क्लासिफिकेशन आप कुछ कर रहे हो तो उसमें ये चीज़ सब तो होना ही चाहिए, ये अंडरस्टूड है। समझ गया? द 13 postulates are distinct from canons or sequence theory, focusing on core principles governing classification design। समझ गए? जो core principles जो होगा वो आपका इसमें आता है postulates में। तो वो कितना postulates है? तो वो 13 है। अब देखो, what are the different types of PCI in CC? तो PCI जो होता है, इसको फुल फॉर्म आप अगर याद कर सकते हो तो ये होता है पोस्चराइजिंग, एक सेकेंड, तो PCI का फुल फॉर्म है पोस्चराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स। समझ गए? तो इसमें जो फेसेट्स आते हैं, तो चलिए देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ PCI इन कोलोन क्लासिफिकेशन। तो ये हो जाएगा एनर्जी एंड पर्सनैलिटी। जो आपको याद होगा PMEST, तो इसमें याद है P से पर्सनैलिटी होता था, M से मैटर, फिर टाइम, तो ये एनर्जी का होता था आपका, तो ये याद कर लो। तो PCI जो है पर्सनैलिटी एंड एनर्जी जो होता है, देख लो।
अब देखो इन एस.आर. रंगनाथन कोलोन क्लासिफिकेशन पोस्चराइजिंग कॉमन isolates PCIs includes facets like energy and personality which follow the main subjects to add context और specificity। समझ गए कि मेन सब्जेक्ट जो है आपका जो क्लासिफिकेशन के समय उसमें कंटेक्स्ट आप डाल सकते हो और स्पेसिफिसिटी डाल सकते हो कि वो स्पेसिफिक किस चीज़ का है या किस कंटेक्स्ट में वो बुक है। समझ गए। एनर्जी रिप्रेजेंट्स एक्शंस और प्रोसेसेस। समझ गए, एक्शंस या प्रोसेसेस। एग्जाम्पल ट्रीटमेंट डिनोटेड बाई अ कोलोन, while personality denotes entities or primary subjects, that is organ denoted by a comma। समझ गए। These PCI used in colon classification PMEST framework जो मैंने बताया था enhances systems ability to classify complex subject by specifying relationships और attributes। समझ गए। देखो बस इसमें अगर आप समझ नहीं पा रहे होगे डीपली, क्योंकि उसके लिए आपको डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, कोलोन क्लासिफिकेशन, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, ये सब का आप डिटेल्स में पढ़ोगे। फिर रंगनाथन जी का जो कोलोन क्लासिफिकेशन है इसमें फेसेट्स पढ़ोगे, एट्रीब्यूट्स पढ़ोगे, ऐसे बहुत सारे चीज़ें जो हैं इसमें। तो उसके बाद कोलोन क्लासिफिकेशन एक बहुत वास्ट एक फील्ड ही है मानो तो, उसमें आपको ढेर सारे चीज़ पढ़ने हैं, ढेर सारे लिटरली। अगर आप कोलोन क्लासिफिकेशन से रिलेटेड किसी चीज़ पे पीएचडी करना चाहोगे तो इतना ज़्यादा डिटेल आपको जानने की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप याद भी कर सकते हो। मैं यही सजेस्ट करूँगा। अब देखो इन विच क्लासिफिकेशन स्कीम द रिलेटिव इंडेक्स हैज़ बीन यूज्ड। आरआई जो कहते हैं रिलेटिव इंडेक्स, तो ये डीडीसी में होता है, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन में। कब हुआ था? तो 1876 में फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ था। समझ गए। और बाकी जो है वो किसी में रिलेटिव इंडेक्स नहीं यूज होता है बाकी किसी। तो रिलेटिव इंडेक्स इज अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय मेलविल डेवी इन द फर्स्ट एडिशन 1876। अनलाइक अ सिंपल सब्जेक्ट इंडेक्स, द रिलेटिव इंडेक्स लिस्ट टर्म्स एंड कंसेप्ट्स इन रिलेशन टू देयर क्लास नंबर्स अक्रॉस द एंटायर डीडीसी सिस्टम। समझ गए। तो उसके क्लास नंबर से क्या रिलेशन है तो उसको रिलेटिव इंडेक्स कहते हैं। शोइंग हाउ सब्जेक्ट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस क्लासेस। समझ गए। दिस इनहांसेस रिट्रीवल बाय कनेक्टिंग रिलेटेड टॉपिक्स इवन इफ दे अपीयर इन डिफरेंट सेक्शंस। याद कर लो बस, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन में जो है आपका रिलेटिव इंडेक्स जो आरआई होता है वो यूज होता है। आप डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन आप अगर बैचलर्स में किए होंगे क्लासिफिकेशन में, जो जैसे इंडेक्स देखते थे, टेबल्स देखते थे, ऑक्सिलियरीज वगैरह, तो आपको पता होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। अब देखो विच इंस्टीट्यूशन इज नोन फॉर क्लासिफिकेशन रिसर्च। तो FID, CR, CRG, DRTC और इसको, तो ये ऑल द अबव है। देखो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। FID CR क्या है? तो ये आपको याद होगा, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, और CR जो होता है क्लासिफिकेशन रिसर्च होता है। तो ये UDC और ग्लोबल क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड्स में जो है बहुत कंट्रीब्यूट किया है। फिर से याद कर लो, FID होता है इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। देखो जहाँ भी यहाँ D रहता है ना, तो मान लो कि लाइब्रेरी साइंस में मैं ऐसे ही कॉमन सेंस के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे D टाइप कुछ रहेगा, तो ये हमेशा मोस्टली डॉक्यूमेंटेशन होता है। समझ गए। अब देखो एक टाइम बाद जो है डॉक्यूमेंटेशन और इंफॉर्मेशन साइंस को जो है कंबाइन कर दिया गया था, तो इसलिए आप डॉक्यूमेंटेशन का नए जो आपके टर्म्स होंगे जो अभी जो चल रहे होंगे उसमें डॉक्यूमेंटेशन का आप चर्चा बहुत कम देखोगे, इंफॉर्मेशन साइंस का चर्चा ज़्यादा रहता है। तो देखो तो इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन क्लासिफिकेशन रिसर्च कंट्रीब्यूटेड टू UDC। समझ गए। अब जो CRG क्या है ये भी मैंने बताया आपको पहले के लेक्चर्स में। CRG जो है लंदन से रिलेटेड है, ये आपका क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप था। तो क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप लंदन 1952 एडवांस फेसेटेड क्लासिफिकेशन एंड इंडेक्सिंग सिस्टम्स लाइक प्रेसिस, बताया है मैंने पहले के लेक्चर्स में। अब देखो DRTC क्या है? तो डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर जो है ये इंडिया में है। कहाँ? तो बेंगलोर में है। ये आपको याद होगा कौन फाउंड किया था? तो SR रंगनाथन द्वारा फाउंडेड था। फोकस है जो ऑन क्लासिफिकेशन इंफॉर्मेशन साइंस रिसर्च। अब तो कोई इसको क्या है? तो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर नॉलेज ऑर्गेनाइजेशंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर
नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, promotes classification and knowledge organization globally. समझ गया? What is the acronym used for 5 fundamental categories? ये मैंने जो है आपको बताया है। PMEST कैसे कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं को बताया था मैंने। P जो हो गया पर्सनैलिटी वाले को आप किससे करते हैं तो कॉमा से करते हैं, मैटर वाले को सेमी कॉलन से, एनर्जी वाले को कॉलन से, फिर आपका स्पेस को जो है फुल स्टॉप से, टाइम को एपोस्ट्रॉफी वाले से। समझ गया? तो देखो द एक्रोनिम PMEST स्टैंड्स फॉर द 5 फंडामेंटल कैटेगरीज इन SR रंगनाथन कोलोन क्लासिफिकेशन, पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम। तो ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था तो 1952 में। समझ गया? इंट्रोड्यूस इन द, और हाँ ये 4th एडिशन मैंने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से कराया है। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो दोबारा देख लेना वो लेक्चर। अब देखो तो 1952 में PMEST प्रोवाइडेड अ फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग सब्जेक्ट्स इनटू फेसेट्स, समझ के, ईच रिप्रेजेंटेड बाय स्पेसिफिक सिंबल्स। जो मैंने बताया कॉमा हो गया फॉर पर्सनैलिटी, कोलोन फॉर एनर्जी, कोलोन जो है ये एनर्जी के लिए। दिस स्ट्रक्चर इनेबल्स कोलोन क्लासिफिकेशन एनालिटिकल सिंथेटिक अप्रोच। ये एनालिटिकल सिंथेटिक अप्रोच आप ये याद कर लो कि जब भी यूज होता है ये टर्म मोस्टली तो कोलोन क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है। तो इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एनालिटिको सिंथेटिक अप्रोच जो है सो कौन से क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। तो वो कोलोन क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया था तो SR रंगनाथन द्वारा। और वे जो है 5 फंडामेंटल जो है कैटेगरीज ये सब 4th एडिशन 1952 में जो पब्लिश हुआ था उसमें दिया गया था। और एक और चीज़ याद कर लो कि 7th एडिशन जो आया था 1987 में, वो ये इम्पोर्टेंट 7th एडिशन इसलिए है क्योंकि वो उनके डेथ के बाद पब्लिश हुआ था। अब देखो फेसेट्स एनालिसिस वाज यूज्ड बाय तो SR रंगनाथन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Facet analysis was developed by SR रंगनाथन एज अ कोर कंपोनेंट फॉर हिज कोलन क्लासिफिकेशन। समझ गए? तो ये 1930 में इंट्रोड्यूस हुआ था, इंट्रोड्यूस इन 1930 एंड फॉर्मलाइज इन लेटर एडिशन। फेसेट एनालिसिस इन्वॉल्व ब्रेकिंग डाउन अ सब्जेक्ट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट फेसेट्स। जैसा मैंने बताया था PMEST जो है पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम, कंबाइनिंग देम यूजिंग स्पेसिफिक नोटेशन। जो मैंने ये नोटेशन जो दिया था अभी। This analytical synthetic approach allows for flexible and precise classification of complex subject, distinguishing colon classification from enumerative system। देखो 2 तरह का सिस्टम्स मैंने बताया था, जो है एक enumerative और दूसरा फेसेटेड। तो दोनों में क्या डिफरेंस था कि इन्यूमरेटिव जो होता है वो आपका फिक्स होता है। जैसे डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन में देखो कि 000 से 900 था, ऐसे ही था। फिर जैसे LCC वगैरह में हो गया तो उसमें क्या था 000 से ऐसे 999 तक, यही था ना। तो इस हिसाब से तो इसमें जो है आपका तो ये इन्यूमरेटिव सिस्टम होता है। और फेसेटेड जो है जैसे कोलोन क्लासिफिकेशन होता है कि उसमें आप एक्सटेंड कर सकते हैं, न्यू सब्जेक्ट्स को भी ऐड कर सकते हैं। समझ गए? तो ये मोर फ्लेक्सिबल होता है। तो सिस्टम्स लाइक DDC जो है मेलविल डेवी का दिया हुआ है और LCC जो है CA कटर का दिया हुआ है। अब समझ गए ये? अब देखो हु प्रोपाउंडेड द प्रिंसिपल ऑफ APUPA पैटर्न फॉर बुक अरेंजमेंट इन हेल्पफुल सीक्वेंस। तो APUPA जो है देखो ये क्या होता है, A से होता है एलियन, फिर P से होता है पेनम्ब्रा, है ना, U से होता है हाँ रुक जाओ एक सेकेंड, कोर मटेरियल्स जो होता है एक तो अम्ब्रा होता है, हाँ पेनम्ब्रा और अम्ब्रा। और उसके बाद जो है एक सेकेंड रुक जाओ, इसमें मुझसे भी थोड़ा मिस हो रहा है, ए से एलियन होता है, हाँ ए से तो एलियन हो गया। देखो कोई नहीं, बस याद कर लो SR रंगनाथन द्वारा दिया गया है। ये बुक अरेंजमेंट का है, समझ गया? बुक अरेंजमेंट का प्रिंसिपल है जिससे आपको कोई भी बुक्स आपके यहाँ आता है तो अरेंजमेंट में जो है सो अच्छा हो जाता है। तो वो SR रंगनाथन प्रोपाउंडेड द APUPA जो है एलियन, पेनम्ब्रा, अम्ब्रा, पेनम्ब्रा और एलियन। समझ गया? देखो ये अम्ब्रा पेनम्ब्रा आपको सुन के
थोड़ा वियर्ड लगता होगा, लेकिन आप ये पता है कहाँ से आया है कि जो लाइट, जो आप चैप्टर बचपन में पढ़े होगे तो वहाँ से आया है कि लाइट शैडो, फिर लाइट शैडो, इस टाइप से। तो वहाँ को अम्ब्रा और पेनम्ब्रा कहते हैं। कि देखो उसमें ऐसा होता है कि जैसे यहाँ पे हो गया लाइटेड है ना अम्ब्रा, जैसे इस पे अगर लाइट पड़ती है मान लो, तो इसका मतलब ऊपर से ही लाइट मान लो, तो इसका एक तो आपका शैडो बनता है, तो ये अम्ब्रा हो जाता है। फिर इसके साथ ही जो हल्का वाला जो शैडो होता है ना, उसको जो है पेनम्ब्रा कहते हैं। समझ गया? तो वही है। तो अम्ब्रा के इस तरफ दोनों तरफ हो जाता है। इस तरफ जैसे अम्ब्रा होगा, जो मेन ये वाला एरिया हुआ आपका अम्ब्रा वाला एरिया होता है, इसके बगल बगल वाला पेनम्ब्रा वाला एरिया हो गया। अब इसके बगल वाला जो है वो एलियन हो गया। समझ गए? मतलब मीनिंग क्या हुआ, जो इससे रिलेटेड नहीं हो, नो रिलेशन। अम्ब्रा और पेनम्ब्रा जो है तो एक तरह से रिलेटेड होता है। तो वही आप ध्यान से देखोगे तो APUPA जो है ना, तो यहाँ पे यू से अम्ब्रा हो गया, देखो दोनों साइड में पेनम्ब्रा हो गया और उसके साइड में एलियन हो गया, जो कोई रिलेशन नहीं होगा। तो वही है। तो ऐसा रंगनाथन प्रोपाउंडेड द APUPA एलियन पेनम्ब्रा और अम्ब्रा फिर पेनम्ब्रा एलियन पैटर्न फॉर अरेंजिंग बुक्स इन अ हेल्पफुल सीक्वेंस एज पार्ट ऑफ इट्स क्लासिफिकेशन थ्योरी। समझ गया? आउटलाइन इन हिज वर्क प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन APUPA इंस्यूज एट कोर मटेरियल, जो मैंने बताया अम्ब्रा वाला कोर मटेरियल हुआ, आर सेंट्रल फ्लैंक्ड बाय रिलेटिव। समझ गए? इससे जो रिलेटेड टॉपिक्स हुए वो पेनम्ब्रा हो जाएगा, एंड लेस रेलेवेंट एलियन आइटम्स क्रिएटिव एंड इंट्यूटिव सीक्वेंस फॉर यूजर्स। फिर मैंने जैसे अभी इंट्यूटिव थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था कि क्या था वो, कि कॉमन सेंस से जो आप कुछ डिसीजन लेते हैं ना, वो इंट्यूटिव होता है। कि मान लो कि जैसे धूप उगी हुई है, या फिर हाँ धूप उगी हुई है, तो ये ऑब्वियस ही बात है कि जो है अभी दोपहर का टाइम होगा, या फिर ऐसा तो नहीं हो सकता कि रात का टाइम हो, है ना? तो ये सब इंट्यूशन होता है। समझ गए? आप जैसे कोई लाइब्रेरी में बुक खोज रहे हो, तो उससे रिलेटेड मान लो कि महाभारत कहीं पे है, तो ये अम्ब्रा है, मतलब मेन बुक वहाँ पे महाभारत रखा हुआ है। तो इसके साइड साइड में जो बुक होगा वो आपका रिलेटेड बुक होगा। मान लो कि रामायण हो गया, भगवत गीता हो गया, तो ये रिलेटेड बुक्स होगा इस थीम से। और उसके साइड में जो होगा वो आपका एलियन है, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका रिलेशन जो है ये लोग से होगा। तो वही कह रहे हैं कि कोई भी अगर स्टूडेंट या कोई भी यूजर आया है लाइब्रेरी में, तो ऐसे देखेगा तो वो कॉमन सेंस से जो है, अगर मैं महाभारत रखा है तो उसके दिमाग में ये चलेगा कि इसके जो एकदम तुरंत जो इसके साइड वाला बुक है वो इससे रिलेटेड होगा। समझ गया? दिस प्रिंसिपल इन्हांसेज रिट्रीवल इफिशियंसी, कि आदमी जल्दी जो है रिट्रीव कर सकता है। ठीक है जी। अब देखो, हु इज क्रेडिटेड फॉर इस्टेब्लिशिंग द मॉडर्न लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। मॉडर्न लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन किसने किया? तो मेलविल डेवी ने। देखो, मेलविल डेवी इज क्रेडिटेड विथ इस्टेब्लिशिंग मॉडर्न लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन थ्रू हिज क्रिएशन ऑफ द डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन इन 1876। समझ गए? डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिवाइडिंग नॉलेज इनटू 10 मेन क्लास, मैंने बताया था 000 से ऐसे 100 200 से लेके कहाँ तक होता है 900 तक, 900 तक। तो ये जो है आपका 10 क्लासेज होता है टोटल, जो मेन सब्जेक्ट्स हुए। मेन क्लास इंट्रोड्यूस्ड अ यूनिवर्सल हायरार्कियल मेथड फॉर ऑर्गेनाइजिंग लाइब्रेरी कलेक्शन, मैंने पहले ही बताया, रिवोल्यूशनाइजिंग लाइब्रेरी साइंस। वाइल जेडी ब्राउन क्या दिए थे, तो ये आपको याद होगा, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। सीए कटर क्या दिया था, तो एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन। एसआर रंगनाथन जो है कोलोन क्लासिफिकेशन। ठीक है जी। देखो, अगर आप नहीं याद हो रहा हो कि सीए कटर का नाम, देखो जैसे डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन तो ये सबको पता है, डीडीसी जो है। फिर आपको कोलोन क्लासिफिकेशन के बारे में भी सबको पता है कि वो ऐसा रंगनाथन जी का दिया हुआ इतना इम्पोर्टेंट है। अब देखो, जेडी ब्राउन जो है, आपको अगर नहीं याद हो रहा हो तो ऐसे याद कर लो, जेडी ब्राउन है ना, तो बीएस कहना नहीं चाहिए ऐसे, लेकिन बोलसिट जैसे कहते हैं ना, गाली टाइप, तो ऐसे याद कर लो, बी और एस, तो वही ब्राउन सब्जेक्ट। समझ गए?
और सी ए कटर। अब देखो ऐसे ही इसको याद कर सकते हो, कोई चीज़ को काट दिया जाए बीच से तो वो एक्सपैंड होगा, है ना। अगर लिटरली किसी चीज़ को मत लो तो ये काटने से कोई चीज़ एक्सपैंड होगा ना, कि दूर दूर हो जाएगा, है ना। तो वैसे याद कर सकते हो सी ए कटर, तो एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, समझ गया। अब देखो रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू फेसेटेड्स इज कॉल्ड, तो इंटरफेसेटेड फेज रिलेशन कहते हैं, इंटरफेसेट फेज रिलेशन। तो इन एस आर रंगनाथन कोलोन क्लासिफिकेशन रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर फेसेट्स आर टर्म्ड इंटरफेसेट फेज रिलेशन, समझ गए। दीज रिलेशंस इंट्रोड्यूस इन द फोर्थ एडिशन 1952 में इंट्रोड्यूस हुआ था, डिस्क्राइब कनेक्शंस बिटवीन डिफरेंट फेसेट्स। एग्जाम्पल पर्सनैलिटी एनर्जी विदिन और अक्रॉस सब्जेक्ट सच एज बायस कंपेरिजन और इन्फ्लुएंस, समझ गए। दे आर डिनोटेड स्पेसिफिक सिम्बल्स टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट इंटरेक्शंस। जैसे मैंने बताया था सिम्बल्स, 5 सिम्बल्स के बारे में। देखो इंट्रा, अब देखो दे आर डिनोटेड बाई स्पेसिफिक सिम्बल्स टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट इंटरेक्शंस, यहाँ तक आ गया समझ में। अब देखो इंट्रा फेसेट फेज रिलेशंस इन्वॉल्व आइसोलेट्स विद इन द सेम फेसेट्स, समझ गए। अगर विद इन सेम फेसेट रहेगा, विद इन सेम फेसेट, तो ये आप कॉमन सेंस से भी बता सकते हैं कि ये इंट्राफेसेट रिलेशन होगा। और डिफरेंट टू डिफरेंट फेसेट होगा, टू डिफरेंट फेसेट के बीच में जो रिलेशन होगा तो वो इंटर होगा, समझ गए। ये आपको भी पता ही होगा इंटर और इंट्रा के बीच का डिफरेंस। वाइल इंट्रा एरे एंड इंटर एरे रिलेशन डील विथ आइसोलेट्स विद इन और अक्रॉस सम एरेज नॉट फेसेट्स, समझ गए। अब देखो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू आइसोलेट्स ऑफ द सेम फेसेट। सेम फेसेट का मैंने क्या बताया था, तो इंट्रा फेसेट होगा, समझ गए। अब देखो इन एस आर रंगनाथन कोलोन क्लासिफिकेशन द रिलेशनशिप बिटवीन टू आइसोलेट्स विद इन द सेम फेसेट इज कॉल्ड एन इंट्रा फेसेट फेज रिलेशन, जो अभी मैंने बताया। आइसोलेट्स आर स्पेसिफिक टर्म्स और कंसेप्ट विद इन अ फेसेट, समझ गए। एक ही फेसेट के अंदर जो है ना, सो कोई खास स्पेसिफिक कंसेप्ट होना, तो वो जो हो गया आपका आइसोलेट्स कहलाता है। एग्जाम्पल विद इन द पर्सनैलिटी फेसेट हार्ट एंड लीवर आर आइसोलेट्स, समझ गए। पर्सनैलिटी फेसेट के अंदर हार्ट और लीवर जो है दोनों ऑर्गन्स हुआ, वो आइसोलेट्स हो गया। और देखो इंट्रा फेसेट फेज रिलेशन डिस्क्राइब कनेक्शंस लाइक कंपैरिजन और बायस बिटवीन दीज आइसोलेट्स यूजिंग स्पेसिफिक नोटेशंस। इंटर अरे फेज रिलेशंस इन्वॉल्व आइसोलेट्स अक्रॉस डिफरेंट अरेज। देखो ये बस आप इतना याद कर लो कि इंट्रा जब होगा तो वो सेम फेसेट के बीच में होगा तो इंट्रा, अलग अलग फेसेट के बीच में होगा तो इंटर। अब देखो 6th एडिशन ऑफ कोलोन क्लासिफिकेशन हैज बीन डिवाइडेड इनटू तो 3 पार्ट्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। 6th एडिशन कब आया था, तो 1960 में आया था 6th एडिशन। देखो द 6th एडिशन ऑफ द कोलोन क्लासिफिकेशन पब्लिश इन 1960 डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, रूल्स, शेड्यूल्स एंड इंडेक्स। तो इसको RSI भी कह सकते हो, रूल्स, शेड्यूल्स एंड इंडेक्स। The rules section outline the principles and methodology for applying colon classification including facet analysis and PMEST, समझ गए। ये रूल्स में आता है, रूल सेक्शन। दूसरा है शेड्यूल्स, द शेड्यूल्स प्रोवाइड डिटेल्ड क्लासिफिकेशन फॉर सब्जेक्ट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय फेसेट्स एंड आइसोलेट्स, समझ गए। कि और भी देखो, तो सिंपली जो रूल्स हुआ ना, वो मैंने बताया था कि आप कोई चीज़ प्लान करते हो तो सबसे पहले उसके लिए रूल्स बनाओगे, है ना, स्ट्रक्चराइज करोगे किसी चीज़ को। अगर क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो वो जो रूल्स जो बनाया गया ना, बेसिक रूल्स जो हुआ, वो आपका जो है क्या हो गया, वो रूल्स हो गया, समझ गया। अब जो है शेड्यूल, तो शेड्यूल्स क्या है कि उससे जो है फर्दर क्लासिफिकेशन किया जाएगा, है ना, डिटेल्ड क्लासिफिकेशन, समझ गया। तो वो हाँ, तो वो ऑर्गेनाइज बाय फेसेट्स और एंड आइसोलेट्स, इसके द्वारा किया जाता है। द इंडेक्स जो हुआ फैसिलिटेट रिट्रीवल बाय लिस्टिंग टर्म्स एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग नोटेशंस, समझ गए। कि कोई टर्म है और उसके साथ का जो है उस
टर्म के लिए क्या नोटेशन यूज होता है, तो वो नोटेशन डाल दोगे तो वो इंडेक्स होता है। तो बस इतना याद कर सकते हो। अगर आप इतना नहीं समझ में आ रहा है तो केवल यही 3 पार्ट्स याद कर लो। 6th एडिशन ऑफ कोलोन क्लासिफिकेशन जो है तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर और याद करना चाहते हो तो तीनों का नाम याद कर लो, रूल्स, शेड्यूल्स और इंडेक्स। और ज़्यादा डीपली जाना चाहते हो तो ये जो तीनों मैंने एक्सप्लेन किया कि रूल्स जो है सो बेसिक रूल्स हुआ करता था, है ना, वो है। शेड्यूल जो है उसमें डिटेल क्लासिफिकेशन जो होता है, मतलब बेटर, मतलब और ज़्यादा डीपर क्लासिफिकेशन। और उसके बाद इंडेक्स में जो होता है कि जो है आपका करस्पॉन्डिंग जो है रिट्रीवल, सॉरी मतलब करस्पॉन्डिंग नोटेशंस जो है वो आपका ऐड हो जाता है। इन विच ईयर द फर्स्ट MRF एडिशन ऑफ UDC वाज पब्लिश्ड। तो MRF क्या है, तो ये मैंने पहले बताया है, ये होता है मास्टर रेफरेंस फाइल। मास्टर रेफरेंस फाइल मतलब क्या होता है, तो ये आपका जो है कि जब डिजिटाइजेशन जो हो गया तो आपका इसका एक तरह से मास्टर रेफरेंस फाइल बनाया गया, समझ रहे हैं। जब UDC का मेन एम क्या था कि यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन बनाया जाए। ये ऐसा क्लासिफिकेशन हो जो हर कोई यूज करे, इतना सिंप्लीफाई कर दिया जाए क्लासिफिकेशन का, और इतना ज़्यादा वो जो हो मतलब सिंपल तो हो ही लेकिन रूल बेस्ड हो, समझ रहे हो, कि कोई स्ट्रक्चर हो उस क्लासिफिकेशन का अलग सा। तो जब कंप्यूटर्स वगैरह आपके आ गए तो वही जो मास्टर रेफरेंस फाइल जो है वही डिजिटाइज करके बनाया गया कि वो ईजिली शेयर हो सके। तो ये एक तरह से मान लो डिजिटल डेटाबेस है सबका, समझ गया। डिजिटल डेटाबेस ऑफ UDC कह सकते हो मास्टर रेफरेंस फाइल जो है। और ये कब ये हुआ था, तो 1992 में बना था। और इसको जो है MRF को मतलब हैंडल कौन करता है, तो आपका UDC का जो है ना, तो UDC कंसोर्सिया। कंसोर्सिया क्या होता है, तो एक ग्रुप होता है, बस इतना याद कर लो। द फर्स्ट मास्टर रेफरेंस फाइल एडिशन ऑफ द यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन वाज published in 1992 by the UDC consortium. The MRF is a comprehensive digital database containing all UDC schedules, tables and updates, marking a significant shift from print to electronic format. समझ गया, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जो है डिजिटल वर्जन है उसका। This 1992 publication enabled easier access and maintenance of UDC classification, supporting its use in modern information systems. समझ गया। इन विच ईयर द लेटेस्ट MRF एडिशन, वही मास्टर रेफरेंस फाइल एडिशन पब्लिश हुआ था, तो 2019 में 2019। देखो फर्स्ट टाइम कब हुआ था, तो 1992 ये फर्स्ट टाइम। तो देखो द लेटेस्ट मास्टर रेफरेंस फाइल एडिशन ऑफ द यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन was published in 2019 by the UDC consortium. The MRF, a digital database of UDC schedules and tables, is regularly updated to reflect new subjects, समझ गए, and ensure relevance in modern information systems. समझ गया कि नए नए सब्जेक्ट्स जैसे जैसे आते जाता है तो मास्टर रेफरेंस फाइल को भी अपडेट किया जाता है। अब देखो मैं ये कह रहा हूँ कि नए सब्जेक्ट्स आते जा रहे हैं का मीनिंग क्या हुआ। देखो जैसे एक टाइम पहले फिजिक्स रहा होगा, फिर फिजिक्स जैसे और एक्सपैंड होते गया तो क्लासिकल फिजिक्स हो गया, क्लासिकल फिजिक्स जिसको न्यूटोनियन फिजिक्स भी कहते हैं, फिर हो गया इसमें क्वांटम फिजिक्स, है ना। तो ये अब देखो एक टाइम बाद क्वांटम फिजिक्स ही इतना ज़्यादा एक्सपैंड हो जाएगा कि हो सकता है इसमें से और नए सब्जेक्ट्स डिराइव किए जाएं, है ना। तो इसीलिए जो है ये मास्टर रेफरेंस फाइल जो है अपडेट होते रहता है, समझ गए। द 2019 एडिशन इनकॉर्पोरेट्स रिवीजन टू क्लासिफिकेशन एनहांसिंग UDC एप्लीकेबिलिटी फॉर रिसर्च लाइब्रेरीज एंड डिजिटल एनवायरनमेंट्स। ठीक है जी। और कब कब अपडेट हुआ था, 1998 में, 2004 में, 2005 में। अब देखो 647 इन विच ईयर द 6th एडिशन ऑफ कोलोन क्लासिफिकेशन वाज पब्लिश। तो 6th एडिशन मैंने पहले भी बताया कि 1960 में पब्लिश हुआ था कोलोन क्लासिफिकेशन। देखो
एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द सिक्स्थ एडिशन ऑफ द कोलोन क्लासिफिकेशन वाज पब्लिश्ड इन 1960 बाय एस.आर. रंगनाथन। दिस एडिशन रिफाइंड कोलोन क्लासिफिकेशन फेसेटेड स्ट्रक्चर, समझ गया। इंट्रोड्यूसिंग फेसेटेड स्ट्रक्चर मैंने बताया था ना कि वो और ज़्यादा फ्लेक्सिबल बना दिया जाता है कि और ज़्यादा डीपली आप क्लासीफाई कर सके किसी सब्जेक्ट को। तो देखो, इंट्रोड्यूसिंग 7 फेज रिलेशंस एंड फर्दर डेवलपिंग द PMEST फ्रेमवर्क। PMEST फ्रेमवर्क मैंने एक्सप्लेन किया पहले। इट वाज स्ट्रक्चर्ड इन 3 पार्ट्स, जो है मैंने बताया, रूल्स, शेड्यूल्स और इंडेक्स, एंड इनहांस सिस्टम्स एनालिटिकल सिंथेटिक कैपेबिलिटी फॉर क्लासीफाइंग कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स। अब देखो 648 देखते हैं। इन विच ईयर द रीप्रिंट ऑफ द 6th एडिशन ऑफ कोलोन क्लासिफिकेशन वाज पब्लिश। तो रीप्रिंट जो है 1963 में पब्लिश हुआ था। तो इसमें रीप्रिंट में क्या किया गया था, तो माइनर अपडेट में जो है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा जो है ना वो टाइम फेसेट के लिए यूज होने लगा था। PMEST जो था ना, तो इसमें टाइम फेसेट के लिए तो ये कॉमा ऊपर तो जो एपोस्ट्रॉफी कहते हैं वो यूज होने लगा था 1963 में। ओरिजिनल 6th एडिशन कब आया था, तो 1960 में। देखो अभी मैंने बताया 6th एडिशन 1960 में आया था। देखो, द रीप्रिंट ऑफ द 6th एडिशन ऑफ द कोलोन क्लासिफिकेशन वाज पब्लिश्ड इन 1963, ओरिजिनली रिलीज्ड इन 1960। दिस रीप्रिंट इनकॉर्पोरेटेड माइनर अपडेट्स इंक्लूडिंग द यूज ऑफ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, समझ गया, फॉर टाइम फेसेट्स, एनहांसिंग नोटेशनल क्लैरिटी। Prepared by S.R. Ranganathan, the 1963 reprint maintained the edition's 3-part structure, rules, schedules, index, and its advancements in phase relations and PMEST, समझ गया। क्वेश्चन 649 देखिए। इन विच ईयर वाज द डेप्थ एडिशन ऑफ कोलोन क्लासिफिकेशन पब्लिश्ड। तो ये 1994 में। तब तक जो है S.R. रंगनाथन का डेथ हो चुका था वैसे, तो याद कर लो। डेप्थ एडिशन जो है 1994 में पब्लिश हुआ था। अब देखो, द डेप्थ एडिशन ऑफ द कोलोन क्लासिफिकेशन ऑल्सो नॉन एज द स्पेशलाइज्ड वर्जन ऑफ माइक्रो लेवल क्लासिफिकेशन। समझ रहे हो ना कि पूरा डीपली क्लासिफिकेशन की कोई सब्जेक्ट नहीं छूटना चाहिए और सबको जो है अच्छे से क्लासीफाई किया जाए कि कोई मिक्सिंग ना हो। समझ रहे हो कि मतलब सही से क्लासिफिकेशन, जैसे मान लो कि जनरल साइंस हुआ, तो जनरल साइंस से आपका फिर मैथमेटिक्स आया, फिर मैथमेटिक्स से आपका अलजेब्रा आया, है ना। अब अलजेब्रा से भी हो सकता है कि आगे कुछ डीपली इसमें लाया जाए, जैसे बूलियन अलजेब्रा का नाम सुने होगे आपने, बूलियन अलजेब्रा। तो ये देख रहे हो कि कितना डीपली हम लोग सारे सब्जेक्ट में जा रहे हैं। तो उसी को जो है डेप्थ एडिशन कहते हैं, वो 1994 में पब्लिश हुआ था। तो स्पेशलाइज्ड वर्जन ऑफ माइक्रो लेवल क्लासिफिकेशन था, वाज पब्लिश्ड इन 1994। दिस एडिशन डेवलप्ड बाय एसोसिएट्स ऑफ S.R. रंगनाथन फोकस्ड ऑन डिटेल्ड क्लासिफिकेशन फॉर स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, समझ गए, एनहांसिंग कोलोन क्लासिफिकेशंस एप्लीकेबिलिटी इन स्पेशलाइज्ड लाइब्रेरीज एंड रिसर्च कंटेक्स्ट। इट बिल्ट ऑन द 7th एडिशन जो 1987 में जो छपा था, ये भी उनके डेथ के बाद छपा था, बट प्रोवाइडिंग शेड्यूल्स फॉर माइक्रो डॉक्यूमेंट रिफ्लेक्टिंग रंगनाथन डेप्थ क्लासिफिकेशन प्रिंसिपल्स। ठीक है जी। अब देखते हैं डेप्थ वर्जन ऑफ कोलोन क्लासिफिकेशन वेयर पब्लिश्ड बाय। तो ये आपका जो है, ये देखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या नाम है, लेकिन ये जो है ना इनके वाइफ के नाम पे जो था, तो शारदा रंगनाथन एंडाउमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस। एंडाउमेंट क्या होता है कि किसी भी जो है को आप डोनेट कर रहे हो, मानो कि IIT कानपुर है, IIT कानपुर को कोई वहाँ का एलुमिनाई पहले से पढ़ा हुआ रहा हो कोई वहाँ से, और डोनेट कर देता है कि ये लो 100 करोड़ रुपए और इसके इंटरेस्ट से जो है अब और रिसर्च करते जाओ लॉन्ग टर्म में, या ये लो 1000 करोड़ रुपए, इसका हर साल जो है 5 करोड़ आपको इंटरेस्ट आएगा, तो वो इंटरेस्ट से जो है आप स्कॉलरशिप देना, तो इसको एंडाउमेंट कहते हैं। तो वही शारदा रंगनाथन जो है एंडाउमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस है। तो डेप्थ वर्जन जो है लाइब्रेरी साइंस का वो SRELS द्वारा पब्लिश किया गया था, समझ गए। इनकी वाइफ थी। देखो, द डेप्थ वर्जन ऑफ द कोलोन क्लासिफिकेशन डिजाइन फॉर
डिटेल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो डॉक्यूमेंट, समझ गए, वेयर पब्लिश्ड बाय SRELS शारदा रंगनाथन एंडाउमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंसेज, फाउंडेड टू प्रमोट रंगनाथन्स वर्क. SRELS published specialized colon classification edition, समझ गए, including the 1994 depth edition to support advanced classification needs in research and specialized library, समझ गए. तो यहाँ हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है, लेक्चर 16. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें. और मैं इस पे पूरा लाइब्रेरी साइंस का जो है ना आपको सिलेबस से लेके सब चीज़ एक्सप्लेन करूँगा. तो हमारे चैनल से जुड़े रहें अगर लाइब्रेरी साइंस से आप रिलेटेड हैं, कि आपको जो है हमारे नए नए वीडियोज़ मिलती रहे. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.